हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जो कि तुमने बेसिक तौर पे 9th क्लास में भी पढ़ा है। उसके बाद तुमने थोड़ा सा उसका एडवांसमेंट 10th क्लास में भी पढ़ा है, और अब हम इसको 11th क्लास में और भी आगे लेके जाएंगे टॉपिक को। बेसिकली तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बेसिकली ये फॉर्मूले से हमने हेड आने की, टेल आने की, किसमें? कॉइन के केस में प्रोबेबिलिटी सीखी, बेसिक आइडिया सीखा प्रोबेबिलिटी का। उसके बाद हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी डाई को रोल करने में सीखी। तो इस तरह से, या फिर हमने किसी अर्न या बैग में कुछ कलर्ड बॉल्स डालकर कोई खास कलर की बॉल के आने की प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया सीखा है अब तक। लेकिन तुम ये सोचो कि अगर 2 डाइस हो जाएं फिर क्या होगा? फिर आउटकम्स कितने हो जाएंगे? फिर आउटकम्स हो जाएंगे 36। कैसे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, ऐसे करते करते फिर आ जाएगा 2, 1, फिर 2, 2, और फिर ऐसे करते करते 6, 6 तक ये कितने आउटकम्स हो जाते हैं? 36 आउटकम्स हो जाते हैं। आउटकम्स एकदम से 6 से 36 हो गए। अच्छा, और आगे चलें। मान लो 3 डाइस हो जाएं। 3 डाइस में कितने आउटकम्स होंगे? देखो, एक डाइस में 6 थे, दूसरे डाइस में 6, तो 36 हो गए 2 डाइस में, और तीसरे डाइस में और 6 मल्टीप्लाई करो, 216। कितने सारे आउटकम्स हो गए। अब इस तरह से लिस्ट कब तक बनाएंगे हम? ये तो बहुत डिफिकल्ट टास्क हो गया। और अभी तो सिर्फ मैंने 3 डाइस की बात की है। अगर 4 डाइस हुए और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी हुई तो 216 को फिर 6 से मल्टीप्लाई कर लो और फिर बड़ा नंबर आ जाएगा। 1200-1300 तक चला जाएगा ये नंबर। कितना हो जाएगा? चलो पता ही कर लेते हैं। देखो, 6 to the 12 और 16 6 the 96, यानी 1296। तो 4 डाइस में कितने आउटकम्स हमें नोट करने पड़ेंगे? 1296। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जब नंबर ऑफ आउटकम्स ये नंबर वेरी लार्ज हो जाता है तो हमें डाटा कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डाटा कलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए कि हम कैसे डाटा कलेक्ट करें, इतने सारे आउटकम्स नोट करें और फिर आगे प्रोसीड करें जिस भी चीज की हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है। और एक और बात थी यहां पर, यह फॉर्मूला तब तक चलता है जब ये टोटल आउटकम्स जो हैं वो क्या हों? वो सारे इक्वली लाइकली हों। इक्वली लाइकली, देखो, हेड और टेल के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है। इनमें से किसी भी नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी।
अगर हमने किसी बैग में या किसी घड़े में कुछ कलर्ड बॉल्स डाली हैं तो उनमें से कोई भी एक कलर की बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी, तो वहां तो ये फॉर्मूला चल जाता है। बेसिक फॉर्मूला तो प्रोबेबिलिटी का अभी भी यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी कि जब हमारे पास डाटा ही कलेक्ट नहीं हो पा रहा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें। तो वहां पर ये इस प्रॉब्लम को एक रशियन मैथमेटिशियन ने सॉल्व किया। उन रशियन मैथमेटिशियन का नाम मैं यहां पे जरूर बताना चाहूंगा। उन रशियन मैथमेटिशियन का नाम था कोलमोगोरोव, और इन्होंने अपनी एक रिसर्च पर बेस्ड बुक पब्लिश की, प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड, 1933 में। उसमें उन्होंने इस सारी प्रॉब्लम का हल बताया और इस बुक के पब्लिश होने के बाद दो तरह की थ्योरीज डेवलप हुई। पहली जो थ्योरी थी वो डाटा कलेक्शन पर थी, तो उसको हम कहते थे क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जहां पर हम एक्चुअल डाटा जो था वो पहले कलेक्ट करते थे और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटीज फाइंड करते थे, और इसी को एक्चुअली हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल अप्रोच। स्टैटिस्टिकल अप्रोच से चल रहे थे और स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे कर रहे थे, स्टैट्स इकट्ठे करके प्रोबेबिलिटी निकालते थे। तो हमें यहां पर प्रॉब्लम आ रही थी कि अगर नंबर ऑफ आउटकम्स बहुत बढ़ गए या इनफाइनाइट हो गए तो हम क्या करेंगे। तो यहां पर हेल्प की पूरे वर्ल्ड की कोलमोगोरोव ने, और हमने जो नई अप्रोच अपनाई वो स्टैटिस्टिकल अप्रोच नहीं अपनाई, स्टैटिस्टिकल अप्रोच पर बेस्ड हमने उन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए अपने। अब एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स होते हैं स्वयं सिद्ध स्टेटमेंट्स, सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट्स को हम एक्सियम्स कहते हैं। उन्होंने एक्सियम्स दिए प्रोबेबिलिटीज के, जो कि हमने स्टैटिस्टिकल अप्रोच से देखे थे, यानी कि अब हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे। एक्सियम्स को तुम रिजल्ट्स भी कह सकते हो, जिसमें सबको बिलीव होता ही है। एक्सियम्स ऐसी स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो सेल्फ प्रूव्ड होती हैं, जिनको प्रूव करने की इसलिए जरूरत नहीं होती कि वो सबको बिल्कुल ट्रू ही लगती हैं, वो कुछ रिजल्ट्स होते हैं। तो उन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए और उस पर बेस्ड ऐसी कई प्रोबेबिलिटीज का डिस्कशन किया जिसमें कि नंबर ऑफ आउटकम्स वेरी लार्ज या इनफाइनाइट थे। और उसके बाद जो प्रोबेबिलिटी को देखने का हमारा रवैया हो गया वो हो गया एक्सियोमेटिक। तो इसका नाम दिया गया एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब यहां पे मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का मेथड नहीं बदला, मेथड बिल्कुल वही है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है वही चीज, लेकिन पहले हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच से चलते थे। स्टैटिस्टिकल अप्रोच मतलब एक्चुअल डाटा कलेक्ट करते थे और वहां से हम वो रेशो जो है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल कैलकुलेट करते थे। लेकिन यहां पर अब कोलमोगोरोव ने क्या किया कि कुछ एक्सियम्स दे दिए, जिससे कि हमें हर एक केस में जरूरी नहीं है कि स्टैटिस्टिकल अप्रोच से एक्चुअल डाटा कलेक्ट करना पड़े। इनके एक्सियम से ही काफी सारी चीजें सॉल्व हो रही हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसीलिए हमने इस अप्रोच को कहा, उसको देखने को, रवैये को कहा एक्सियोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये समझ लो तुम कि 1933 के आसपास, 1933 के बाद प्रोबेबिलिटी को देखने का तरीका ही हमारा बदल गया और
हम स्टैटिस्टिकल अप्रोच से एक्सियोमेटिक अप्रोच में आ गए। लेकिन एक्सियोमेटिक अप्रोच को समझने के लिए, उन एक्सियम्स को समझने के लिए, एक्सियोमेटिक अप्रोच तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक्सियम्स को समझने के लिए हमें कुछ वर्ड्स का पता होना बहुत जरूरी है, जो कि हम यूज करते हैं इस अप्रोच से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं इससे। वो क्या क्या है? जैसे रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इवेंट, इस तरह के वर्ड्स आते रहेंगे हमारे पास। बेसिकली ये तीन चीजें तो हमें पता होनी ही चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस और इवेंट। ये तीन चीजें हम पहले इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे और फिर हम समझ पाएंगे अच्छी तरह से एक्सियोमेटिक अप्रोच को। तो पहले हम लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम का क्या मतलब होता है? रैंडम का मतलब होता है जो किसी सीक्वेंस में ना हो, नॉन सीक्वेंशियल। नॉन सीक्वेंशियल का मतलब है कि कोई भी चीज कभी भी आ जाए। चलो मैं ऐसा करता हूं, ये पेज पलटता हूं, फिर आगे बात बढ़ाता हूं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये वर्ड हमें पहले समझना होगा। एक्सपेरिमेंट का मतलब तो तुम जानते ही हो, कोई भी प्रयोग हम करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। लेकिन कोई भी प्रयोग जो फिजिक्स या केमिस्ट्री की लैब में होता है, साइंस लैब में होता है, हमें पता होता है कि उसका आउटकम कितना आएगा, क्या आएगा। लेकिन यहां पर है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम वर्ड क्यों लग गया? क्योंकि कोई भी मान लो एक्सपेरिमेंट है, अगर उसका आउटकम हमें आउटकम 1, आउटकम 2, आउटकम 3, आउटकम 4, आउटकम 5, कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट इमेजिन करो कि 5 में से कोई भी एक आउटकम आ जाएगा और हमें पता नहीं है, हमें एंड टाइम तक पता नहीं है कि आउटकम क्या आने वाला है, क्या रिजल्ट देने वाला है ये एक्सपेरिमेंट हमें। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अदरवाइज तो किसी भी एक्सपेरिमेंट का एक ही आउटकम हुआ करता है। जैसे कि मान लो हमने एक्सपेरिमेंट किया, कोई एक्टिविटी की कि कोई सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस और उसके डायामीटर का रेशो करना है हमने, सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायामीटर। जितनी मर्जी सर्कुलर चीजें अलग अलग उठा के देख लो, नाप के देख लो, तकरीबन आंसर क्या आएगा? 3.14 यानी कि 22/7 के आसपास। हम जानते हैं कि आंसर इसी के आसपास रहेगा। तो ये एक एक्सपेरिमेंट या एक्टिविटी हुई जिसका हम पहले से ही आउटकम जानते हैं कि एक ही आएगा। या फिर मान लो माइक्रोस्कोप से एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं अनियन पील का, अनियन पील को देखना चाहते हैं हम, तो हम पहले से ही जानते हैं कि हेक्सागोनल शेप हमें दिखाई देगी हर तरफ अनियन पील की। आई थिंक तुमने किया होगा, ये डायग्राम मुझसे जरा अच्छा नहीं बन रहा है। अनियन पील का जो हम माइक्रोस्कोप में विजन करते हैं, हम जानते हैं कि इस टाइप से हमें हेक्सागोनल शेप दिखाई देगी, स्ट्रक्चर ऑफ पील नजर आएगा। या फिर हम वो जो पोटैटो को लेकर स्टार्च का एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमें पता है कि आयोडीन डालते ही पोटैटो जो है वो या तो डार्क ब्लू कलर में बदल जाएगा या फिर वो ब्लैक हो जाएगा। या फिर हम ब्लॉटिंग पेपर का एक्सपेरिमेंट करते हैं। ब्लॉटिंग पेपर का कोन बना के एक सलाइन वाटर यानी नमक मिला हुआ पानी को जब हम यहां से छानते हैं तो हम जानते हैं कि ग्लास में पानी जो आएगा वो कैसा होगा। हम जानते हैं वो वही होगा, बदलेगा नहीं। लेकिन ये तो है एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन तुम ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट सोचो जिसमें तुमको 5 आउटकम्स पता है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग,
और तुम्हें यह नहीं पता कि एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद कौन सा आउटकम आने वाला है, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब तुम कहोगे सर ये कैसे हो सकता है, ये तुम जानते हो ऑलरेडी। मान लो एक डाई को मैंने रोल किया, एक डाई को रोल कर दिया, तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, हमें नहीं पता। ये तो जब वो डाई रुकेगा तब हमें पता चलेगा कि जो ऊपर फेस आया है उस पर कौन सा नंबर है। तो हम नहीं जानते ना एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या आने वाला है। 6 आउटकम्स में से कोई भी एक हो सकता है, तो ये रैंडम है। मान लो कोई कॉइन है, वो तुमने टॉस किया, अब तुम्हें यही नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा। जब वो गिरेगा तब हम देखेंगे कि हेड आया कि टेल आया, यानी कि ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो अब तो मुझे लगता है कि समझ गए होगे कि हम एक्सपेरिमेंट को रैंडम क्यों कह रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसके एक से ज्यादा आउटकम्स होते हैं और पहले से ही हम नहीं बता सकते, मतलब हम पहले से ही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि आउटकम क्या होने वाला है। ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। अब अगले एक खास टेक्निकल वर्ड पे चलते हैं, वो है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होता है? बड़ी सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं? एक हेड, एक टेल। अब तुमने सेट थ्योरी पढ़ी है, सेट पढ़ लिए हैं तुमने, पहला ही चैप्टर जो था इस क्लास का वो सेट था। तो मैं ये कहता हूं कि मैंने एक सेट बना लिया कैपिटल एस नाम से, जिसमें ये दोनों आउटकम्स दर्ज कर लिए। तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन। अब ये वर्ड भी समझ लो, सैंपल स्पेस क्या है? स्पेस वो किस चीज के लिए है? जगह कौन सी है? वो है एक्सपेरिमेंट की जगह, मतलब जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसकी स्पेस है ये। उसके जितने भी आउटकम्स हैं वो यहां पाए जा रहे हैं, वो एलिमेंट्स के तौर पे मौजूद हैं इस सेट में, इसलिए स्पेस है वो एक्सपेरिमेंट की। और सैंपल क्या है? मान लो हमारे पास 100 कॉइन्स हैं, हमने कोई भी एक कॉइन उछालना है, तो चाहे 100 कॉइन्स हो, सैंपल स्पेस तो यही रहेगा ना। अगर हम एक कॉइन एट ए टाइम उछालते हैं, सैंपल स्पेस मतलब आउटकम्स तो यही रहेंगे। तो सैंपल जो है, इसका क्या मतलब होता है, पहले हम ये समझ लें। सैंपल क्या होता है? मान लो हमने कोई बहुत बड़ा कोई क्लॉथ खरीदना है किसी काम के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम जितने भी टाइप के क्लॉथ्स होंगे मार्केट में, क्लॉथ 1, क्लॉथ 2, हमको 3 क्लॉथ्स पसंद आए, क्लॉथ 3, हम तीनों की छोटे छोटे कटिंग ले जाएंगे और अपने पेरेंट्स को दिखाएंगे कि देखो ये कलर मौजूद है, इसी क्वालिटी में एक ये है कि है। तो ये क्या चीजें हैं? इनको हम कहते हैं सैंपल्स। हम सैंपल्स कलेक्ट कर लेंगे और फिर इनमें से कोई भी एक सैंपल सिलेक्ट कर लेंगे। तो सैंपल का मतलब क्या समझते हो? कि जो होने वाला है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, हमें वो थोड़ी थोड़ी छोटे छोटे तरीकों से पता है। तो यहां 100 कॉइन्स हैं, 100 में से कोई भी एक कॉइन उठाया, लेकिन हमारे पास सैंपलिंग हुई पड़ी है पहले ही कि यही कुछ हो सकता है, एच या टी में से ही कोई एक चीज आएगी, और इसीलिए इस सेट का नाम सैंपल स्पेस रखा गया है। सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। ये स्पेस क्या है? सेट का नाम ही स्पेस दिया गया, और क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है तो उसको स्पेस उस एक्सपेरिमेंट की माना गया। और सैंपल किस लिए? कि सैंपल के तौर पर सारे आउटकम्स दर्ज कर दिए गए। जैसे कि एक डाई है, इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? 1 डाई का 1 2 3 4
5, 6। हमने सारे के सारे आउटकम्स दर्ज कर दिए, सैंपल के तौर पे रख दिए, सेट बना दिया और उसका नाम हमेशा S होगा। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, जब हम उनको एलिमेंट्स के तौर पे इस तरह लिखकर एक सेट बना देते हैं तो सैंपल स्पेस कहलाती है वो उस एक्सपेरिमेंट की। और इसमें एक भी आउटकम ऐसा नहीं होता जो छूट गया हो उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। तो आई थिंक तुमने रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस ये समझ लिए होंगे। और अब मैं आता हूं हमारी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 16.1। तो चलो ऐसा करते हैं, ये पेज तो खत्म हो रहा है मेरे पास, मैं पेज बदलता हूं और फिर हम एक्सरसाइज 16.1 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सैंपल स्पेस से जुड़ी हुई है हमारी एक्सरसाइज 16.1, जिसमें कि रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं एक्चुअली उसमें हमने करना यही है कि सैंपल स्पेस बनाना है। डिस्क्राइब सैंपल स्पेस फॉर द इंडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा है? अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ये है हमारा पहला रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 3 कॉइन हमने एक कॉइन को 3 बार उछाला, यानी कि एक बार उछाला, फिर दूसरी बार उछाला, फिर तीसरी बार उछाला। तो क्या क्या आ सकता है? एक कॉइन को 3 बार उछाला, मान लो पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, तीसरी बार भी हेड आ गया, हो सकता है ऐसा। तो ऐसे में यहां यह भी तो हो सकता है कि यहां टेल आ जाए, इन दोनों पे हेड रहे। ऐसा भी हो सकता है कि यहां हेड आए, टेल यहां आ जाए और यहां भी हेड आए। तो इस तरह से कितने आउटकम्स दर्ज करेंगे हम? वो सारे आउटकम्स दर्ज करेंगे और एक सेट बना देंगे जिसको सैंपल स्पेस हम कहेंगे। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड जरा ध्यान से सीख लो। हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा? गिवन रैंडम एक्सपेरिमेंट, a coin is tossed 3 times। पहले तो हमने सॉल्यूशन में यह बताना है कि हमारा एक्सपेरिमेंट है क्या, उसके बाद हम सैंपल स्पेस बना देंगे। सैंपल स्पेस कॉमा S इज इक्वल टू, सैंपल स्पेस यानी कि सारे के सारे आउटकम्स का एक सेट, और उसका नाम हमेशा कैपिटल S ही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले 3 हेड से। 3 हेड आ गए, 3 हेड, यही तरीका, और तो कोई तरीका है नहीं। अब हम ऐसा करते हैं, एक टेल, जैसे ये है एक टेल, हम यहां पर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम ये 3 केस बना सकते हैं। देखो, इधर टेल या इधर टेल या इधर टेल। तो THH, HTH या HHT। उसके बाद हम 2 टेल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसे? टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। देखो, पहले एक टेल थी तो वो तीनों जगह पर आ गई, फिर एक हेड था तो वो तीनों जगह पर आ गया, और अब तो एक ही आउटकम बचा कि तीनों टेल हों अगर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया और क्वेश्चन खत्म। लेकिन तुमको ये कैसे पता चलेगा कि ये आंसर ठीक है कि नहीं? यहीं पर हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच काम आती है। हमें पता है कि किसी भी एक कॉइन को एक बार उछालने के 2 आउटकम्स आने हैं। तो अगर 2 कॉइन्स उछालेंगे तो एक कॉइन के 2 और 2 कॉइन्स हैं तो पावर 2 कर दी हमने। तो कितने आउटकम्स आएंगे? 4 आउटकम्स आएंगे। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच की बात कर रहा हूं मैं। यहां हमारी एक्सियोमेटिक अप्रोच काम आती है। और अगर 3 कॉइन्स हो गए तो आउटकम्स कितने होंगे? 2 पावर 3 यानी 8 आउटकम्स। ये हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में भी देख चुके हैं। देखो, यहां पे HT दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, यहां भी 2 इंटू 2 इंटू 2 परमुटेशंस के में क्वेश्चन हमने किया है ये। तो
एक्सियोमेट्रिक अप्रोच हमने इस तरह से फॉलो करनी है आगे आगे, और इस तरह से हमारे काम आएगी। तो हमें पहले ही अंदाजा होगा कि हमने सही आंसर लिखा है कि नहीं। देखो आउटकम गिन लेते हैं, 8 हैं तो ठीक, वरना कोई ना कोई छूट गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 आउटकम्स हो गए, यानी कि कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा गया है, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स। सॉरी, ये तो मैंने क्वेश्चन लिखा है, सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा, गिवन रैंडम experiment is a die is thrown 2 times। देखो एक डाई जब होगा, एक डाई, तो आउटकम्स 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। अगर 2 डाई हो जाएंगे तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से 6 पावर 2 हो जाएगा, यानी 36 आउटकम्स हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। तो सैंपल स्पेस क्या होगा फिर, सैंपल स्पेस इज S इज इक्वल टू 1 1, दोनों बार, एक डाई को 2 बार किया तो दोनों बार 1 आ गया, या पहले पे 1 आया दूसरे पे 2 आ गया। पहली बार में 1 के साथ 3 भी आ सकता है, फिर 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि 2 आ जाए पहले पे और दूसरी बार में 1 आए, तो 2 2 भी हो सकता है, 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, 2 5 या 2 6। फिर 3 1, 3 2, 3 3, 3 4। मेरे साथ लिखते जाओ स्टूडेंट्स, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी सैंपल स्पेस है, बहुत काम आती है ये, और इस सैंपल स्पेस में से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अभी डिस्कस करूंगा मैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। उसके बाद 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। और एक ही लाइन अब रह गई कि अगर पहले बार में 6 आए, दूसरी बार में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 6 3, 6 4, 6 5 और 6 6, और अब ये ब्रैकेट हो गया पूरा, और ये अब 36 आउटकम्स हैं। अब इसमें से कई इवेंट्स निकलते हैं। कई इवेंट्स कैसे, जैसे टोटल 2 डाइस अगर तुमने थ्रो किए तो ऊपर जो नंबर आया, अगर उनका टोटल 2 आएगा तो ये वाला आउटकम होगा, 1 + 1 2। अगर 2 डाइस तुमने थ्रो किए और उनका आउटकम प्लस करके 3 आए नंबरों का, तो ये 2 आउटकम होंगे जिनका टोटल 3 आ रहा है, 2 + 1 1 + 2। 4 आए, ये 3 1 2 2 1 3। फिर 5 आए टोटल, क्योंकि ये बड़े ही कॉमन क्वेश्चन है, आते होते हैं, तुमको पता होना चाहिए। अच्छा, फिर 6 आउटकम आए, तो ये 6 टोटल, 6 टोटल, 6 टोटल, टोटल 6, और इसका भी 6। 7 आए, तो 7 टोटल, देखो इन सभी नंबर्स का टोटल 7 है। फिर 8 टोटल, फिर 9 टोटल, फिर ये इनका हो गया 10 टोटल, इनका 11, और इस आउटकम का 12 टोटल। तो यहां से हमें पता लग सकता है कि 2 डाइस अगर हम उछालेंगे तो एक्चुअली 7 आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देखो कितने आउटकम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। बेसिकली ये जो लाइनें लगाकर मैं समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन के बाद है। क्वेश्चन तो जब मैंने ब्रैकेट लगाया तो बस वहां क्वेश्चन खत्म हो गया था। ये तो मैं इस सैंपल स्पेस की जो इंपॉर्टेंस है ये मैं डिस्कस कर रहा हूं। पहले जब मेले लगा करते थे तो
एक गेम्स होते थे, जैसे कि मान लो वो ग्लासेस ऐसे रखे हुए हैं ऊपर से ऊपर और तुमको 2 बॉल्स दी जाती थी कि इन ग्लासेस को गिरा दो। एक ऐसी ही गेम हुआ करती थी कि एक बोर्ड को 3 हिस्सों में बांटा होता था। यहां पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता था, यहां 8 9 10 11 और 12 लिखा होता था और बीच में लिखा होता था 7। और जो खिलाने वाला होता था वो पैसे लेकर इस जगह पर 2 डाइस फेंकता था, यहां पे 2 डाइस फेंकता था वो, और उनका आने वाले नंबरों का टोटल क्या होगा, इस हिस्से में होगा, इस हिस्से में होगा या इस हिस्से में होगा, मतलब या 7 होगा या 7 से ज्यादा या 7 से कम, उस पे पैसे लगाने होते थे। तो बहुत कम लोग इस एक नंबर पर पैसे लगाते थे, क्योंकि ज्यादा नंबरों में ज्यादा लगता है ना हमको जीतने के चांसेस हैं, लेकिन सिर्फ 7 पे पैसे लगाना तो बेवकूफी लगती है। तो अब हम देख रहे हैं कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है, और इस तरह से खेल खिलाने वाला हमेशा फायदे में रहता था, क्योंकि बहुत कम, रेयर ही कोई होगा जो सिर्फ 7 पे पैसे लगाए कि टोटल 7 आएगा। 2 डाइस फेंके तो उनके आने जो दोनों डाइस होंगे उनके ऊपर जो भी नंबर आएगा उनका टोटल 7 होगा, सिर्फ एक होगा। हम उसी पे लगाएंगे ना कि 8 आ जाए तब भी यहां जीत जाएंगे हम, 9 आ गया टोटल तब भी यहां पैसे लगाए तो जीत गए, 10 आया तब भी यहां पैसे लगा के जीत गए, 11 आया 12 आया, मतलब ये कि यहां पे चांस ज्यादा है। और ऐसे ही यहां पर चांस ज्यादा लगता है, 5 आउटकम्स, लेकिन यहां पर तो सिर्फ एक ही आउटकम है और इसमें पैसे कोई नहीं लगाता था, और जो खिलाता था पैसे गेम वो पैसे जीतता रहता था। तो इस तरह प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड बड़े सिंपल गेम्स हमें पहले मेलों में देखने को मिलते थे, अब कम मिलते हैं। अब ये वाला गेम तो काफी सालों से मैंने देखा ही नहीं किसी को खिलाते। जब मैं छोटा था तो मैंने जरूर ये गेम खेला हुआ और काफी हारे भी हैं पैसे, क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिटी का ज्ञान नहीं था। मैं ज्यादातर यहां लगाता था पैसे कि भाई ज्यादा टोटल आएगा, क्योंकि दिमाग में 6 रहता था तो 6 के साथ ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती है दिमाग में। जबकि अगर प्रॉपरली मैंने ये देखा होता सैंपल स्पेस तो मुझे पता होता कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो मैं बार बार 7 पे लगाता और शायद पैसे बचा लेता। तो इस तरह से इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। तो स्टूडेंट्स, मैं एक अब रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और कमेंट्स सेक्शन में जाके 1 to 5 कोई भी एक रेटिंग दे देना जैसी तुम्हें ठीक लगे। ये एक्सियोमेटिक अप्रोच के बारे में और इस रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस वगैरह, ये तुमने करना क्या है कि कोशिश करनी है कि बुक में पढ़ना है तुमने। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया अपने एक वीडियो में कि बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है मैथ में, तो तुमने बुक पढ़नी है। और एक्सरसाइज 16.1 जो है इसका सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन मैं और कराऊंगा अगले वीडियो में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन सैंपल स्पेस से जुड़े हुए हैं और तुम बड़ी ही आसानी से सीख सकते हो। हम करेंगे लेकिन लिमिटेड क्वेश्चन मैं कराऊंगा, हम आगे चलेंगे उसके बाद। तो चलो खैर, अभी तक तो मैंने 16.1 कंप्लीट नहीं की, उसके 2 क्वेश्चन लिए हैं। 16.1 आगे हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक इन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। वर्ड्स जो हैं हमारे पास आए हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स, रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, एक्सियोमेटिक अप्रोच। एक्सियम क्या है, ये जो वर्ड हम लिखते हैं एक्सियम, इसका क्या मतलब है, ये डिक्शनरी से देखो और समझने की कोशिश करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।